नमस्ते। सोचिए, क्या कोई अजीब सा इंटरनेट जोक देखते ही देखते देश का सबसे तेजी से बढ़ता राजनीतिक आंदोलन बन सकता है। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल ऐसी ही एक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत एक छोटे से मीम से हुई थी, पर अब इसने लाखों लोगों की आवाज का रूप ले लिया है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। नाम सुनकर हंसी आती है, थोड़ा मजाक लगता है, राइट? पर सच बताऊं, जब इसके पीछे छिपी सच्चाई और आक्रोश सामने आता है ना, तो पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। ओके, तो इसमें गहराई से उतरते हैं। 80 लाख। जी हाँ, सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर इस अनोखी पॉलिटिकल पार्टी ने इंटरनेट पर 80 लाख फॉलोअर्स बना लिए हैं। पर पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये आंकड़ा नहीं, बल्कि इनकी शर्त। इन्होंने साफ साफ मांग रखी कि इनकी पार्टी में वही शामिल हो सकता है जो आलसी और बेरोजगार हो। अब कोई भी सोचेगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग ऐसी अजीब शर्तों को क्यों मान रहे हैं। इसका जवाब वाकई चौंकाने वाला है। तो इस पूरे फिनोमेनॉन को अच्छे से समझने के लिए हम इन मुख्य पहलुओं पर नजर डालेंगे। पहला, इस मूवमेंट का जन्म कैसे हुआ। दूसरा, वो अदालती चिंगारी जिसने से भड़काया। तीसरा, इनके व्यंग्यात्मक नियम और उसके पीछे छिपा गंभीर मैनिफेस्टो। चौथा, युवाओं का असल गुस्सा। और आखिर में देखेंगे मीम पॉलिटिक्स का भविष्य। पहला पॉइंट, बर्थ ऑफ अ मूवमेंट। इस लहर की शुरुआत को समझने के लिए पहले इसके संस्थापक के बारे में जानना जरूरी है। इनका नाम है अभिजीत डिपके। अभिजीत 30 साल के एक पब्लिक रिलेशंस ग्रेजुएट हैं और वो आम आदमी पार्टी के लिए सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट का काम भी कर चुके हैं। राजनीति और इंटरनेट का उनका यही तगड़ा अनुभव इस छोटे से मजाक को एक विशाल सेला में बदलने में बहुत काम आया। और देखिए, ये सटीक तरीके से दर्शाता है कि आजकल किसी भी मुद्दे का इतनी तेजी से विशाल डिजिटल रूप ले लेना कितना आसान हो गया है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी टिप्पणी होती है जिसने आग लगाई। ठीक अगले दिन 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट लाइव हो जाती है और सिर्फ 5 दिनों के अंदर, मतलब 20 मई तक, ये आंदोलन 80 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लेता है। अनबिलीवेबल है ना? नंबर 2, द कोर्ट रूम कैटलिस्ट। आखिर उस दिन अदालत में ऐसा क्या हो गया था जिसने इंटरनेट पर लोगों को इतना आक्रोशित कर दिया? चलिए उस मुख्य घटना को देखते हैं। एक सुनवाई के दौरान भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था, और मैं कोट करता हूं, कुछ युवा कॉकरोच की तरह है जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया, आरटीआई कार्यकर्ता, और वे हर किसी पर हमला करने लगते हैं। जैसे ही ये बयान बाहर आया, देश के जेड-ज़ी और युवा वर्ग ने इसे अपनी बेरोजगारी पर एक सीधा और कठोर हमला माना। देश की इतनी बड़ी संस्था से ऐसी टिप्पणी आने पर आक्रोश भड़कना तो लगभग तय ही था। हालांकि यहाँ ये तथ्य बताना भी बेहद जरूरी है कि ठीक अगले दिन चीफ जस्टिस ने इस पर एक स्पष्टीकरण यानी क्लैरिफिकेशन जारी किया। उन्होंने साफ किया कि उनका बयान देश के बेरोजगार युवाओं पर बिल्कुल नहीं था, बल्कि सिर्फ उन लोगों पर था जो फर्जी और जाली डिग्री लेकर कानूनी पेशे में आते हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि उन्हें भारत के युवाओं पर गर्व है और वो देश के विकास का स्तंभ है। लेकिन इंटरनेट की आग बहुत तेज होती है। तब तक पहले बयान के मूल अंश पर विरोध पूरी तरह फैल चुका था। नंबर 3, सैटिरिकल रूल्स सीरियस मैनिफेस्टो। इस मूवमेंट का सबसे अनोखा पहलू इसका ट्रोजन हॉर्स जैसा दोहरा रूप है। मतलब बाहर से हंसी मजाक और व्यंग्य, लेकिन उस पर्दे के ठीक पीछे असंतुष्ट युवा वर्ग की ठोस और बिल्कुल गंभीर मांगें छिपी हैं। जरा इनकी सदस्यता की शर्तें सुनिए, बिल्कुल मजाकिया हैं। सदस्य को बेरोजगार होना चाहिए, चाहे मजबूरी से, अपनी मर्जी से या उसूलों के चलते। एकदम आलसी होना जरूरी है। दिन में कम से कम 11 घंटे इंटरनेट पर बिताने की आदत होनी चाहिए और किसी भी बात पर प्रोफेशनली अपना गुस्सा निकालने की क्षमता होनी चाहिए। यहाँ एक अजीब सी आयरनी देखिए। जो शब्द उन पर एक ताने के रूप में इस्तेमाल हुआ था, उसी को अपनाकर इन्होंने खुद को आलसी और बेरोजगारों की आवाज घोषित कर दिया। अब जो सबसे दिलचस्प बात यहाँ सामने आती है वो ये है कि इन मजाकिया शर्तों के ठीक नीचे उनकी 5 सूत्रीय मांगें आती हैं, और ये मांगें पूरी तरह से इस्टेब्लिशमेंट विरोधी और बेहद गंभीर हैं। इनकी मांग है कि चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट मिलने पर रोक लगे। अगर कोई अधिकारी वोट डिलीट करता है तो उस पर आतंकवाद विरोधी कानून यानी यूएपीए लगाया जाए। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण हो, बड़े कॉर्पोरेट घरानों के मीडिया लाइसेंस रद्द किए जाएं और दल बदलने वाले नेताओं पर 20 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगे।
ध्यान दीजिए, ये मांगे किसी भी स्थापित राजनीतिक दल की मांगों से कहीं ज्यादा सख्त हैं। इनके आगे के जो नियम हैं वो ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को लेकर प्रशासन पर सीधा निशाना साधते हैं। पार्टी ने आरटीआई एक्ट के तहत खुद जवाबदेह होने का पूरा समर्थन किया है। वे किसी भी ऐसी आर्थिक सहायता या इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह नकारने की बात करते हैं जिसमें दानकर्ता का नाम गुप्त हो। और सबसे बड़ा ताना तो ये है कि उन्होंने किसी भी तरह के गुप्त CARS फंड बनाने पर रोक लगाने का वादा किया है। ये एकदम सीधे तौर पर सरकारी अपारदर्शिता पर एक कड़क चोट है। चौथा पॉइंट, द अंडरलाइंग यूथ एंगर। अब अगर थोड़ी देर के लिए इस मजाक और मीम वाली भाषा को एक तरफ रख दिया जाए तो सोचिए ऐसी कौन सी ठोस आर्थिक और सामाजिक सच्चाइयां हैं जो इस इतने बड़े आक्रोश को हवा दे रही हैं। तो सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि एक बहुत ही कड़वी आर्थिक सच्चाई इन सब के पीछे खड़ी है। ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी की दर 29.1% है। इसे ऐसे समझिए, अशिक्षित लोगों की बेरोजगारी दर सिर्फ 3.2% है, उससे लगभग 9 गुना ज्यादा। भारत हर साल 80 लाख से ज्यादा नए ग्रेजुएट्स पैदा करता है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था उनके लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा नहीं कर पा रही। बस यही कारण है कि ये सोचा समझा मजाक सचमुच पढ़े लिखे युवाओं के दर्द की एक असली आवाज बन गया। और आर्थिक निराशा ही सब कुछ नहीं है, संस्थाओं पर से उठता भरोसा भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। नीट एग्जाम के पेपर लीक जैसी घटनाओं ने छात्रों के गुस्से को बिल्कुल चरम पर पहुंचा दिया, जिसके नतीजतन पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। इस गुस्से को और तेजी तब मिली जब पार्टी की तरफ से एक गाना जारी किया गया, हाँ मैं हूं कॉकरोच। ये प्रोटेस्ट सॉन्ग इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो गया, जो सीधे परीक्षा प्रणाली की कमियों को निशाना बनाता है। इन मुद्दों ने कहीं न कहीं इन निराश छात्रों को इस नए ऑनलाइन मंच से जुड़ने का एक बहुत बड़ा भावनात्मक कारण दे दिया। आसपास के लोग भी अब इस मूवमेंट को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आशीष जोशी का मानना है कि पिछले 1 दशक में देश में एक डर का माहौल पनपा है, जहां सार्वजनिक रूप से आलोचना करने में एक रिस्क सा महसूस होता है। उनके अनुसार ऐसे माहौल में ये पार्टी किसी ताज़ी हवा के झोंके जैसी है। इसे अपना विरोध जताने का एक बड़ा सुरक्षित और नया तरीका माना जा रहा है, जहां बस थोड़े से सार्केज़म का इस्तेमाल करके लोग अपनी आवाज बेखौफ उठा रहे हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता और वकील प्रशांत भूषण का बयान यह दर्शाता है कि इस मूवमेंट के पीछे इनकम इनइक्वालिटी और क्रोनी कैपिटलिज्म जैसी चिंताएं भी गहराई से जुड़ी हुई हैं। उनका मानना है कि देश की आर्थिक नीतियां कुछ गिने चुने बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सटीक तरीके से वही बात रखता है कि इस मूवमेंट से जुड़े लोग आर्थिक खाई और बड़े व्यावसायिक घरानों के प्रति कितनी गहरी निराशा महसूस कर रहे हैं। आखिरी पॉइंट पर आते हैं, फ्यूचर ऑफ मीम पॉलिटिक्स। देखिए, शुरुआत एक छोटी सी टिप्पणी से हुई थी, फिर एक मीम बना और अब वेबसाइट, मैनिफेस्टोज और लाखों लोग जुड़ने लगे हैं। पर असल सवाल ये है कि क्या ये इंटरनेट का मजाक आगे बढ़कर सच्ची राजनीतिक हकीकत बन सकता है? चलिए समझते हैं कि अब ये मूवमेंट किस दिशा में जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये लहर अब सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रह गई है। पार्टी बिहार के आगामी बांकीपुर असेंबली बाय इलेक्शन में अपने उम्मीदवार उतारने पर बिल्कुल गंभीरता से विचार कर रही है। एक ऑनलाइन कम्युनिटी का जहां लोग बस अपना गुस्सा निकाल रहे थे, वहां से उनका सीधे तौर पर बड़ी और स्थापित पार्टियों के खिलाफ असली चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करना वाकई एक असाधारण कदम है। और इस लहर को जिस तेजी से वैलिडेशन मिल रहा है ना, वो सच में ध्यान देने योग्य है। अब तक ऑनलाइन फॉर्म के जरिए इसके 3.5 लाख से ज्यादा आधिकारिक रूप से पंजीकृत सदस्य बन चुके हैं, ऑफिशियली रजिस्टर्ड। इससे भी बड़ी बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे स्थापित राजनेताओं ने पब्लिकली इस पार्टी के प्रति अपना समर्थन जताया है। सोचो, एक मीम का स्थापित नेताओं की नजर में आना और वहां से सपोर्ट मिलना राजनीति की किसी नई ही दिशा को दर्शाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही बड़ा और गहरा प्रश्न चिन्ह सामने आता है। क्या एक ऐसी पार्टी जिसका हकीकत में तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो आज के युवाओं के दर्द और निराशा को किसी भी असली राजनीतिक दल से बेहतर समझती है? यूट्यूबर मेघनाथ एस द्वारा उठाया गया ये सवाल हम सबको पूरी दुनिया की राजनीतिक प्रणालियों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है आपको एक नया नजरिया मिला होगा। जल्द ही मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ।